में दिक्कत हो जाती है, कभी कभार किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कभी किसी में, तो और से तो 11 खराब हो जाएगी, है ना। तो हैव अ प्लान, तुम बताओ अगर तुमको सूट करता है तो दिस इज अ टाइम टेबल। ओके, सो हमारा जो 12th है बेटा, उसमें कौन से यूनिट बचे हैं अब? एक बचा है बायोटेक जिसके 2 चैप्टर है, और एक यूनिट बचा है आपका इकोलॉजी जिसमें आपके 4 चैप्टर आएंगे, राइट। उसके बाद आपके उसके बाद बचती है आपकी 11th। अब 11th के बिना नीट नहीं होता, ये तो स्क्रीन शेयर किया आपने? अच्छा, स्क्रीन आप दिख रहे हैं? तो 11th के बिना नीट तो नहीं होता, और हम लोग नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम फंस गए, राइट। तो अब ना फंसा हुआ सिचुएशन को कैसे रिवर्स करेंगे, हम 11th के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, उसको पढ़े बिना नीट में जाना ही नहीं है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, और दूसरा इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसको ऐसा पढ़ना है कि आपको टिप्स पे हो जाए, मतलब कोई पूछ ले व्हाट इज क्रेटिनिज्म, तो मैं ऐसे बता सको कि कौन से हार्मोन का हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, कोई तुमसे पूछ ले कि एक्सॉन में सिग्नल कहाँ से कहाँ जा सकता है, यूनिपोलर बाइपोलर कहाँ मिलते हैं, तो तुम्हारी टिप्स पे हो, ये इतनी अच्छे से करनी है, ठीक है। कोई पूछ ले कि जेड शेप में क्या होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है, इतने अच्छे से ये करनी है, और ये इतने अच्छे से होती भी है क्योंकि फिजियोलॉजी इंटरेस्टिंग होती है, हर बच्चा इसको पढ़ लेता है, राइट। तो हमें इस दोनों पे फोकस करेंगे हम अपनी क्लास में और 12th में। तो 12th हम पढ़ेंगे मंडे टू थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। फ्राइडे को हम करेंगे 11th। अब मैं तुमको लेक्चर नहीं दे सकती इस पे, क्यों? क्योंकि मैं लेक्चर दूंगी तो कभी खत्म ही नहीं होगा। मेरे पास पड़े रिकॉर्डेड लेक्चर पिछले साल के, तो अगर तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर ही पढ़ने हैं तो तुम वो रिकॉर्डेड लेक्चर से देखो, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा, है ना, वो रिकॉर्डिंग से भी पढ़ लेगा, यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, है ना। तो जिसको रिकॉर्डिंग से पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़ना फिर वो लाइफ में भी नहीं पढ़ेगा। मैं तुमको रिकॉर्डिंग दे दूंगी 11th की। हर फ्राइडे हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस क्लास में। क्वेश्चंस भी हम कौन से करेंगे, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज भी हम कौन से करेंगे, लास्ट 5 इयर्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसेंशियल है, क्योंकि वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 साल के क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे क्लास में कवर करने की। अब मैं कैसे करना चाहूंगी इसे, जैसे मेरा एक चैप्टर है और उसमें 10 टॉपिक है, तो मैं तुमको मंडे को बताऊंगी कि ये चैप्टर तुमको प्रिपेयर करके आना है। मैं भूल जाऊं मुझे याद दिला देना कि मैंने टॉपिक बताना है। मैं तुम्हें चैप्टर बताऊंगी और मैं सारे टॉपिक्स को तुम्हारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के हिसाब से बांट दूंगी कि तुम्हें ना हर रोज ये वाला टॉपिक पढ़ के रखना है। अब तुम चाहे उतने टॉपिक के एनसीईआरटी स्कूल ले जाओ, चाहे उतने टॉपिक के नोट स्कूल लेके जाओ, चाहे तुम उसको रास्ते में पढ़ो, चाहे तुम उससे सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, सोने से पहले पढ़ो, वो तुम्हारी चॉइस है, मेरा काम नहीं है वो। मैं तुम्हें बता सकती हूँ पढ़ना कैसे है, पढ़ना तुम्हें है ना। तो मैं तुमको ये बता दूंगी तुम कैसे उसको कवर कर सकते हो फ्राइडे से पहले। फ्राइडे को मैं क्वेश्चंस लगाऊंगी उन सभी टॉपिक पे, एंड आई ट्राई ऐसे वाले क्वेश्चंस हम करें जिसमें वो सारे टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। मैं वो कोशिश करूंगी कि वही क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं, बदले में तुमको मंडे टू फ्राइडे 11 को प्रिपेयर करके आना है। क्लियर है ये बात? सो दैट इसका पर्पस क्या है, पर्पस बहुत सिंपल है कि 2023 में ही हमारा 12th पूरा हो जाए और हमारे 11th का मेजर पार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीने बहुत हेक्टिक होते हैं, एक तो स्कूल बोर्ड्स की वजह से, और फिर उसके बाद जो नीट के एग्जाम की प्रेशर होता है, वो फिर बच्चे कहते हैं हम ड्रॉप ही कर लेते हैं क्योंकि अप्रैल में इतना पढ़ा नहीं जाता, तो वो हार के ड्रॉप लेना पड़ता है। लेकिन तुम बिना ड्रॉप करे इसे क्रैक कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, इट इज फिजिबल, लोग करते हैं, है ना। तो हम भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? तो अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना, संडे को अच्छे से फन कर लेना। संडे के लिए मैं किसी को कोई होमवर्क नहीं दूंगी, ना मैं दे रही हूँ ना मैं देती हूँ। एक्स्ट्रा क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को ना ही हो, यू हैव योर संडे, खाओ पियो खेलो नाचो जो मर्जी करो, लेकिन मंडे टू सैटरडे जान लगा देनी है नीट क्रैक करने के लिए। समझ आई? चलो अब हम चलते हैं और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो वी वर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ, ये रहा हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो मैं क्वेश्चंस को जिस क्वेश्चंस को आपको करने की जरूरत है, आई ट्राई वो वाले क्वेश्चन हम क्लास में कर ले जो टॉपिक्स हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, सो दैट आप लोग। और मेरे को क्लास के बाद रिमाइंड करना, मैंने तुमको नोट्स भेजने हैं, कुछ टॉपिक्स है जो हमने कवर नहीं किए थे पर पीवाईक्यूज में आए हैं, तो मैंने उनके नोट्स बना के रख लिए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। तो मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन उसको अपनी कॉपी में उतारना और पढ़ना तुम्हारा काम है, राइट। तन्वी क्लास में, तन्वी
तन्वी ने होमवर्क भेजा मुझे। तन्वी आइए, तन्वी ये तुझे होमवर्क भेजा था ना, स्टार्टिंग में तूने इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट क्यों लिखी थी? स्टार्टिंग में लंबी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी थी। तुमने भेजा था ना होमवर्क? मैम मैंने तान्या ने भेजा था, सॉरी तान्या ने यस भेजा मैम। था। हाँ रुक एक सेकंड, ऐसी रहियो मत। ओहो मेरे पास इतने मैसेज आ गए, मैं कंफ्यूज हो गई। तान्या का मैसेज कहाँ गया? होमवर्क तन्वी तो नहीं है ये। भूल गई मैं, तेरा होमवर्क आगे पीछे हो गया। पर तुमने जो, हाँ मैम कर दिए मैसेज। कर दिया, थैंक यू। हाँ बेटा तूने मेरे को होमवर्क भेजा है, जैसे क्वाशियोकर तूने लिखा है। क्वाशियोकर इज अ टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये तूने 3 लाइन लिखी है, करेक्ट? 3 लाइंस में आया। इसको कैसे लिखना है? अरे मैं डांट नहीं रही, मैं तेरे को बता रही हूँ कि तूने होमवर्क किया, इससे तेरे को ही करेक्ट कर सकती हूँ ना, इन्होंने तो किया ही नहीं, तुमको कहाँ से करेक्ट कर लूँ? मैम किया है। किया है, यस मैम। ठीक है। तो क्वाशियोकर जो है उसको कैसे लिखना था? तूने सिंपली उसको लिखना था, इट इज व्हाट? प्रोटीन डेफिशिएंसी। इतना ही लिखना था, तुझे इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत थी नहीं। जैसे नीचे तूने डब्बा बनाया उतने में ही बहुत था। नेक्स्ट लिखा तूने, इट कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन एंड ए स्वेलन डिस्टेंट एब्डोमेन। ठीक है, इसके लिखने थे हमने सिम्टम्स। सिम्टम्स में पहले लिखती फ्लूइड रिटेंशन, जिसे एडिमा कह देते हैं, राइट? तो मैं उसको शॉर्ट में कर देती। चल फ्लूइड रिटेंशन भी मैं एक स्टेटमेंट लिखती, लेकिन पॉइंट्स में लिखती है। बता इसको पढ़ना ज्यादा आसान है कि तेरे नोट्स को? तेरे को पढ़ने में टाइम लगेगा। और लिखती अफेक्ट किसको करता है? ये अफेक्ट करता है कौन सी एज ग्रुप को? 3 to 5। 1 to 5 लेके चल ले, ठीक है? इतने इयर्स के बच्चों को करता है। देख मैंने क्वाशियोकर खोला, मुझे देखते ही पता चल गया क्या है इसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये इसके सिम्टम्स है, इतने एज को ये अफेक्ट करता है। शॉर्ट हो गया ना? यस मैम। तू पढ़ेगी अपना वाला। तू बता अगर तेरा पेपर है कल नीट का, तो उसको कैसे पढ़ेगी? कितना लंबा है, नहीं पढ़ पाएगी ना। तू नोट्स अभी के लिए थोड़ी बना रही है, कि नोट्स तू अप्रैल के लिए बना रही है। तेरा नीट का पेपर होगा, तू क्वालिफाई करेगी उसे, लेकिन उसको रिवाइज कैसे करेगी, उसके लिए तुम अभी मेहनत कर रहे हो। समझ आई? ओके मैम। ठीक है, तो जैसे ही मेरे एसएमएस में भी तूने बड़ा बड़ा लिखा है ना, इसको शॉर्ट करके लिखना, तो अगली बार शॉर्ट लिख के आना, ठीक है? यस मैम। तो ये सारे नोट्स तुम फ्यूचर के लिए बना रहे हो, प्रेजेंट के लिए थोड़ी बना रहे हो। अभी तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम लेट लेट के पढ़ लो, लेकिन बाद में नहीं होगा, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट? नाउ चलो क्वेश्चन लगाए। ये मैम। ठीक है, सो डू द क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक मैंने ये करा दिया था क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें। यस मैम। ये मैम। एक सेकेंड रुको, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ बस इसका। तुम जब खुद करोगे तो सारे करने हैं, मैं वो कराना चाहती हूँ जिसकी तुम्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ, 1 मिनट, स्टार्ट। गुड सूर्यांश, सूर्यांश यू डूइंग गुड। ठीक है, 11th की प्रिपरेशन में एकदम टाइट रही हो, समझ आई? यस मैम। और होमवर्क अपने लिए कर लिया कर, मेरे किसी काम करनी है लेकिन लिख लिया कर। ये होमवर्क ये ठीक है, ऐसे ही किया है शॉर्ट पॉइंट्स में, या थोड़ा लंबा लिखा है? शॉर्ट पॉइंट्स में। शॉर्ट पॉइंट्स में लिखना, उसी से रिवीजन हो पाएगी, अप्रैल में हो नहीं पाती नहीं तो। यस मैम। देखो ये मैंने तुम्हें क्यों कराया ये क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक वर्ड है जो सबको आना चाहिए। आई थिंक किसी ने मुझसे पूछा भी था, आई डोंट नो तुम्हारी क्लास थी या नहीं। कंपेयर्ड टू अ बुल, कॉमा अ बलक इज डॉसाइल। बुल होता है मेल जो काउ से मेट करता है। बलक क्या होता है? बलक इज ए बुल बट कास्ट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे कास्ट्रेशन का मतलब क्या है? यहाँ कास्ट्रेशन का मतलब है कि इट इज इनफर्टाइल, उसका मेन जेनिटेलिया काट लिया गया है। तो अगर ये इनफर्टाइल है, अगर ये इनफर्टाइल हो गया है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसको मेनली अब खेतों में वजन ढोने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? डोसाइल मतलब यूजफुल हो गया। तो बुल के कंपैरिजन में बुलक ज्यादा यूजफुल है, ठीक है? बुल मीटिंग के लिए यूजफुल है, लेकिन बलक हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें कास्ट्रेशन हो गई है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर उसके टेस्टिस रिमूव कर दिया तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। तो जो बॉडी में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड से आता है वो है, लेकिन लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये ज्यादा अच्छे से जो वो काम होता है ना वजन ढोने का, वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है, ठीक है? और इसको रिप्रोडक्शन की इच्छा नहीं होती। तो जो बलक होते हैं उसको हम ज्यादा यूज करते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है? सो इसका आंसर होगा बी। समझ आया?
मैम। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस था। ये वर्ड हमने कभी डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे। आइए नीचे चलते हैं। डू क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा सॉरी, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। डू क्वेश्चन नंबर 9, 5, 9, 10 एंड 11। यू हैव 2 minutes। स्टार्ट। 30 में पूछूंगी आपसे। एक मिनट रहा, करो करो। नहीं नहीं, रुको रुको, 30 सेकेंड है। बस इतने से आंसर। सूर्यांश, भुवनेश्वरी, भूमिका, कपूर, पल्लवी, तान्या। बाकी क्या है बच्चे? तन्वी, गुड। आइए देखो बेटे, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस। एडिबल फिशेस मतलब जिसको आप खा सकते हो। देखो हर किसी को तो खा नहीं सकते, पॉइजनस होती है, ठीक है, और कुछ वो होती है, क्या कहते हैं, बहुत ही कम प्रजाति है उसकी, वनरेबल है, तो उनको भी खाना नहीं होता। खैर, एडिबल फिशेस आर द वन जो आप इजीली खा लेते हो। विच वन इज द मैराइन फिश सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? तो देखो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके कैप्सूल भी मार्केट में मिलते हैं, वो फिश ऑयल से बनते हैं। तो आपको वो मछली ढूंढनी है, और हिंट क्या है कि ये मछली एडिबल भी है और मेरीन भी है। तो आपको याद है हमने करी थी फ्रेश वाटर फिश, हमने से चार्ट बनाया था, और एक बनाया था मेरीन का। फ्रेश वाटर में कौन से 2 नाम लिखे थे? कतला एंड रोहू। हाँ, अगर आप रोहूगे तो आपको काट दिया जाएगा, कतला, ऐसे याद किया था हमने, है ना। कतला, तो कतला एंड रोही आर द फ्रेश वाटर, बाकी मेरीन थे जो फैंसी नेम थे। तो आंसर इज डी, मैक्रोल। जहां आपने मैक्रोल लिखा है वहां पर ही लिख लो कि ये रिच सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, लिख लो वहीं। ठीक है, नोट्स अपडेटेड और नॉट? मैम। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री? पोल्ट्री का मतलब है कौन से एनिमल मिलेंगे यहाँ? एगलिंग, नाम बता। हैन, डक, चिकन टर्की। हो गया, चिकन, हाँ, डक, चिकन, टर्की, और गीज। गीज। हाँ, ये नहीं भूलना था, राइट, ये करे थे ना हमने। तो पोल्ट्री की कौन सी डिजीज है? द डिजीज नेम इज न्यू कासल डिजीज। आपको इस पे ना बहुत क्वेश्चन मिलेंगे न्यू कासल डिजीज पे। इट इज अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो वायरस से होता है। तो आपको डिजीज का नाम मिल गया, आपको इसकी डिटेल लिखनी है। हम ये करते हैं ना, डिजीज का नाम लिखो, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो कि ये क्या डिजीज है, फिर हम लिखते हैं उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फिर हम लिखते हैं कि उससे क्या हमें सिम्टम्स होता है, यही होते हैं ना, तो हम इसके सिम्टम भी लिखेंगे। ठीक है, सो आंसर वुड बी न्यू कासल डिजीज। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 और डिजीजेस दिख रही है। यस मैम। कोराइजा इज अ बैक्टीरियल डिजीज होता है। ओके, सो कोराइजा आगे एक आ गया पेस्टुलोसिस एंड सैल्मोनेलोसिस। दीज आर द ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन को होती है। पेस्टुलोसिस तो उससे हो जाती है, जैसे कोई इंसेक्ट मुझे बाइट करी है ना, अगर मैंने वुंड ढंग से साफ नहीं किया ना तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सैल्मोनेलोसिस में सेलुलर का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो डिजीजेस के नाम मिल गए ना आपको, तो आप इनको इनका नोट बना के रखना है, समझ आई? यस मैम। सो इसका आंसर है बी, लेकिन आपको इसका नोट बनाना है, स्पेशली न्यू कासल डिजीज, ये आपको बहुत जगह मिलेगी, राइट। तो आंसर वुड बी बी। नाउ 10th,
The world's highly prized wool yielding pashmina breed is, अब पश्मीना जो मूल है वो हमें किससे मिलती है? It is from the goat, गोट से मिलती है हमें, ठीक है, तो शीप से नहीं मिलती, समझ आई? कैप्रिस हिरकस इसका नाम है, स्पेलिंग चेक कर लेना, गोट का नाम है कैप्रिस हिरकस। तो इसकी वैरायटी से हमें पश्मीना शॉल मिलता है। पश्मीना जो वूल होती है ना, उसको डायरेक्टली आप पहन सकते हो, उससे इचिंग नहीं होती। बाकी आप किसी भी वुलन क्लॉथ को डायरेक्टली नहीं पहन सकते ना, आपको नीचे उसके कुछ पहनना पड़ता है सॉफ्ट, नहीं तो वो चुभता है। पश्मीना को आप ऐसे ही पहन सकते हो, इसलिए बहुत महंगी वैरायटी है ये। नाउ नेक्स्ट इज, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन हमें 11th में पढ़ा होगा, कि अगर किसी पानी में मस्कीटो ने अपने लार्वा छोड़ दिए तो बड़े होके मस्कीटो बन जाएंगे। मैं चाहती हूँ मर जाए, तो मैं उस पानी में क्या डाल दूंगी? फिश, जिसका नाम है गंबूसिया। तो ये 11th का टॉपिक है, याद है आपने पढ़ा था गंबूसिया के बारे में? नहीं, ये आपको इकोलॉजी में भी आएगा आगे वाले चैप्टर में, गंबूसिया के बारे में, ठीक है? तो आंसर वुड बी ए। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये थोड़ा आउट ऑफ उसके था जो हमने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ कराया, राइट? नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई क्वेश्चन नंबर 25, ट्राई क्वेश्चन नंबर 26। ये ट्राई करो, एंड 16। 1 2 3 4 5 5 है। आई गिव यू 4 मिनट, स्टार्ट। बेटा चाहे गलत आंसर दे दो लेकिन कोशिश तो करो, ज्यादा क्या बिना कोशिश के। थर्टीन 14 16 आप आराम से कर सकते हो। 25 में यू टेक सम एफर्ट, पढ़ना पड़ेगा, पर हो जाएगा, ध्यान से सोचना। ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन की बात कर रही है। 26 आई एक्सपेक्ट की शायद नहीं आता होगा, पर मैं बता दूंगी, इसीलिए तो पढ़ा रही हूँ। चलो भाई, 3 मिनट्स लेफ्ट। वेरी गुड नेहा, गुड भूमि, गुड तान्या, गुड तन्वी, मेरा ददर, सूर्यांश, बाकी बच्चे। पिछले क्वेश्चन नहीं आते थे, इसको ट्राई कर लो। इशिता, हरीश, हरीश आंसर नहीं आ रहे तेरे। उदय, निशांत, अनुपमा, वंश, अभिषेक। ऋतु, अर्णव, गौरव, अनीशा, आर्यन, तनप्रीत, खुशहाली, पायल, वेरी गुड पल्लवी। गुड भूमि, 2 मिनट्स लेफ्ट, गिव इट अ ट्राई। 2 क्वेश्चन तो तुमसे ऐसे ही हो जाएंगे। गुड वंश, गुड तनप्रीत, गुड पूजा, आर्यन। हम ऑन 1 मिनट लेफ्ट, कुछ तो आंसर दो। गुड अनीशा, गुड हरीश, वेरी गुड अभिषेक। चलिए आइए, गुड वंश,
द टर्म एक्वाकल्चर, देखो अगर तुमको याद है, जब मैंने बोला था एक्वाकल्चर तो मैंने किस किस की बात करी थी, क्या क्या होता है इसमें? Aquatic and plants. इसमें एक्वेटिक, ध्यान से सुनना, एक्वेटिक प्लांट को भी स्टडी हम लोग कल्चर करते हैं, और किसको करते हैं? एक्वेटिक एनिमल। Animals. हाँ, जब मैंने वर्ड बोला एक्वेटिक, तो एक्वेटिक से क्या मतलब है? कौन सा पानी है, नमकीन या मीठा? हम दोनों. हाँ, एक्वेटिक का मतलब दोनों होता है, मेरीन भी है और फ्रेश भी है, राइट, दोनों चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। द टर्म एक्वाकल्चर मीन इनलैंड फिशरीज, बिल्कुल भाई, जो हमने पानी रोक के अंदर करी है वो भी, मैरीन फिशरी वो भी है, दोनों चीजें सही है। एस्पेरेजिलोसिस, एस्पेरेजिलोसिस इज अ डिजीज जो एस्पेरेगस निगस से होती है। एस्पेरेगस निगस क्या होता है? एस्पेरेगस निगर व्हाट इज इट? बैक्टीरिया और फंगस? याद है तुमको एस्पेरेगस निगर? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था। फंगस। इट इज अ फंगस, इट्स अ फंगल डिजीज, ये फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज की बात ही नहीं हो रही है, राइट? तो आंसर वुड बी डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है जी, तो इन्होंने बेशक प्लांट मेंशन नहीं करा, लेकिन दोनों फिशरी आंसर होना था इसका, राइट? और एस्पेरेजिलोसिस के बारे में लिख लेना, एक डिजीज यहाँ मेंशन हो गई है, फंगल डिजीज है। नेक्स्ट, इसका आंसर है डी, फिश विच इरेडिकेट द मॉस्किटो लार्वा, अभी हमने पढ़ा है गंबूसिया, खा जाती है ये, ठीक है, पकड़ पकड़ खा ले जाती है। नाउ हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ आर ऑब्टेन, अगर मुझको हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी बनानी है, मतलब मुझे एनिमल ब्रीडिंग करके एक नया काउ बनानी होगी ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सैरोगेट मदर यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी बनानी है तो टेस्ट ट्यूब में मैं सारा जायगोट बनाऊं हाई यील्डिंग वैरायटी का और उसको सैरोगेट मदर में डाल दूं। सुपर ओव्यूलेशन, बिल्कुल सुपर ओव्यूलेशन कर सकती हूँ ना, दिस इज अ टेक्निक ऑफ मोइट, सारे मोइट के स्टेप है। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो आंसर वुड बी डी, क्योंकि डी सबको कंसीडर कर रहा है, राइट? तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट मोइट, इनडायरेक्टली देखो कैसे पूछ रहा है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 26, अ सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप्स विद लेग्यूम एंड ग्रास पेस्चर टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड, फार्मिंग की बात कर रही है, ठीक है? फार्मिंग बहुत तरीके की होती है, देखो कैसे कैसे तरीके की होती है। एक स्पेशल फार्मिंग है जिसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लैंड है ना, दिस इज अ लैंड, और इस लैंड को मुझे ना बहुत अच्छे से फर्टाइल बनाना है। मैं क्या करूंगी, इस खाली लैंड के ऊपर मैं सबसे पहले उगाऊंगी ग्रास, ध्यान से देखना, मैंने उगाई ग्रास। जब आपने ग्रासेस उगा ली ना, सॉइल थोड़ी टेक्सचर हो गई, ठीक है? जब वो अकेली पड़ी थी ना, सूखी रहती है, आप ग्रास उगाओगे तो ग्रास की जो रूट्स है वो पानी होल्ड करेगी, तो सॉइल को अच्छा बनाएगी माइक्रोब्स उगाने के लिए, ठीक है? अब इसके बाद अब ग्रास को हटाने के बाद आप इसमें लगा दो लेग्यूम्स। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट किसको कहते हैं, क्या मिलता है हमें इनसे? दाल, घर में दालें खाते हो ना, सारी Yes, दालें ma'am. लेग्यूमिनस प्लांट से आती है, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं उसे, ठीक है? लेग्यूमिनस प्लांट क्यों लगाने हैं? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स हैं, ये करेंगे माइक्रोब को ट्रैक कर लेंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। आपने 11th में पढ़ा है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो लेग्यूमिनस प्लांट जब लगाओगे ना, N2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा इन सॉइल, क्योंकि वो सिर्फ प्लांट को नहीं देंगे नाइट्रोजन फिक्स करके, सॉइल में भी छोड़ते हैं ना, तो नाइट्रोजन लेवल सॉइल में अच्छा हो गया। अब ये सॉइल ज्यादा अच्छी होगी ना खाली लैंड से, तो अभी ज्यादा बेहतर है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इनके अंदर वो क्रॉप लगाऊंगी जो मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया एग्रीकल्चर, जो भी मुझे इसमें उगाना है, जो भी उगाना है उसके हिसाब से ही ग्रासेस लगाई जाती है। तो जो भी मैंने इसमें उठाया, लाइक से मैंने इसमें गोभी लगा दी, कोई चक्कर नहीं, अब गोभी अच्छी न्यूट्रिशन वाली बन गई। अब देखो सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल खत्म हो गया, कम हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से इसमें लेग्यूम्स लगा दूंगी, फिर मैं लेग्यूम्स हटा के दोबारा से उसमें अपना एग्रीकल्चर करूंगी। तो आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को शिफ्ट कर रहे हो ना, बार बार शिफ्ट कर रहे हो ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ी रहे सॉइल की, राइट? तो लेग्यूमिनस प्लांट, फिर एग्रीकल्चर, फिर लेग्यूमिनस प्लांट, फिर एग्रीकल्चर, इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ले फार्मिंग। सो आंसर वुड बी सी। वो आपसे यही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा रोटेटिंग सिस्टम है क्रॉप का जिसमें आप लेग्यूमिनस प्लांट या ग्रास लगाते हो, पहले ग्रास फिर लेग्यूमिनस प्लांट आता है वैसे, और उसकी वजह से सॉइल की स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो होती है ले फार्मिंग। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, इसके साथ तीन और फार्मिंग है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखनी है। एक आती है हमारे पास स्ट्राइप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग इज लाइक लाइनों में हम एग्रीकल्चर करते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ तुमको स्ट्रिप फार्मिंग, देखते ज्यादा अच्छे समझ आएगा।
तुमने ये शायद प्लेन से देखा होगा, अगर मैंने कभी देखा है तो देखो, आपको देख रहे हैं प्लेन लाइनों में कर रहे हैं, अभी दिस इज स्ट्रिप फार्मिंग। ठीक है, तो इससे होता क्या है, देखो अगर आप लाइनों में किसी प्रोडक्ट को लगाते हो ना, तो उससे होता ये सॉइल इरोजन बच जाता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे वो आ जाए, फ्लड आ जाए, तो फ्लड का पानी कैसे एक डायरेक्शन में बीच में से निकल जाएगा, तो क्रॉप को कम नुकसान होगा। प्लस इतने सारे क्रॉप की लेयर है ना, अगर इस डायरेक्शन से भी आ रहा है, तो ज्यादा पानी जो फ्लड का पानी है ज्यादा सॉइल को अपने साथ दे नहीं पाएगा, क्योंकि हर स्टेप पे सॉइल रुक जाएगी। हमारा पर्पस ये है कि जो ऊपर की सॉइल की लेयर है उसे बचाए, इरोजन से बचाए, तभी तो वो फर्टाइल रहेगी ना, क्योंकि ऊपर की लेयर ही फर्टाइल होती है। तो स्ट्रिप फार्मिंग यूज होती है सॉइल इरोजन को बचाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिप फार्मिंग। एक और फार्मिंग है जो बिल्कुल इसके जैसे है, लेकिन पहाड़ों में देखने को मिलती है, आपने देखी होगी, विच इज नोन एज टेरेस कंट्रोल। फार्मिंग। हाँ, कंट्रोल फार्मिंग। देख, ये वाली देखिए पहाड़ों में, हम क्या करते हैं, हम लोग सीढ़ियां बना देते हैं। तो सीढ़ियों से क्या होता है, तुमको सोचो कि एक तो पहाड़ों में सीढ़ियां बनाना ही इजी है, पूरे पहाड़ थोड़े काटोगे। अब अगर यहाँ सॉइल इरोजन हो भी जाए, बहुत बारिश पे हो जाए, तो पानी कैसे धीरे धीरे नीचे जाएगा, जितना वो मूव करेगा उसका एक्सेलरेशन कम होता चला जाएगा, राइट। और चांसेस है कि ज्यादा सॉइल इरोज नहीं हो पाएगी, तो इसलिए सॉइल इरोजन और हैवी रेनफॉल से बचाने के लिए इस तरीके से फार्मिंग भी की जाती है, विच इज नोन एज कॉन्टोर फार्मिंग। ठीक है, तो ये होगी कॉन्टोर फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है कि एक लैंड पे मैंने लेट से गोभी लगा दी, उसके बाद मैंने जब गोभी की सारी हार्वेस्ट कर ली ना, मैंने उस लैंड पे आग लगा दी, तो सारी मिट्टी में जो बचे हुए प्लांट थे वो आग के फॉर्म में पूरे ऐसे ऐश बन गए। अब मैं उस लैंड को छोड़ दूंगी 10 सालों के लिए। 10 सालों तक वो ऐश में जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड थे, वो सारे के सारे मिट्टी में घुल जाएंगे और मिट्टी को फर्टाइल बना देंगे। फिर 10 सालों के बाद मैं दोबारा आऊंगी और दोबारा से एग्रीकल्चर करूंगी। इसे कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग, कि एक जगह एग्रीकल्चर किया फिर किसी और लैंड पे चले गए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, इसका दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन। यह हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, तो ये इसका था। ठीक है, तो इसके नोट्स अपडेट कर लेना, ये आपके काम आ सकता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30। अरे मुझे वो भी दिखाना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, ये करो। चार क्वेश्चन, यू हैव 2.5 मिनट, स्टार्ट। ट्राई करके देखो, हो जाएगा तुमसे, ध्यान से करना। पढ़ा हुआ है तुमने, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं उस टॉपिक से जो हमने पढ़ा था। वन मिनट लेफ्ट। चलो भाई आ जाओ, देखो ये तो इजी था, थोड़ा सा सुस्त तो।
इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, तुमको याद है कि जब भी मैं तुम्हें ये कह रही थी कि मुझे ऐसा एप्पल बना के दो जो बहुत ही मीठा हो, उसमें डिजीज ना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, किसको इकट्ठा करते थे, किसे इकट्ठा करते थे, जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा। जर्म प्लाज्मा होता क्या है, वो सारे एलील पॉसिबल जितने भी एप्पल्स हैं उन सबके एलील और सबके जेनेटिक मटेरियल को इकट्ठा कर लूंगी मैं, उसको मैं कहूंगी जर्म प्लाज्मा। अब इसमें से मैं पेरेंट सिलेक्ट करूंगी। तो प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट स्टेप था जर्म प्लांट कलेक्शन, राइट। तो यही आपसे पूछ रहे थे दैट इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम द इंटायर कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील फॉर ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप, एक क्रॉप के अंदर, उस एप्पल के अंदर जितने भी एलील पॉसिबल है सारे हिमाचल में लेट्स से, और जितने भी जीन्स पॉसिबल है उन सबको मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया, दैट इज ए जर्म प्लांट कलेक्शन। सो आंसर वुड बी बी। ठीक है, नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज अकर्ड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी, 16 1960s। 60 हाँ, तो 1960s में हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे इंस्पायर होके 1917 में कौन सी हुई थी, वाइट एवोल्यूशन। हाँ, और 1985 से जो 5 साल चली थी 1990, वो कौन सी थी, ब्लू रेवोल्यूशन। इसलिए मैंने ये एक साथ लिखवाया था। अब याद हो गया, देखो क्वेश्चन निकल गया ना आराम से, है ना। देखो, तो इसका आंसर है ए। नाउ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड। प्लांट और सीड के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लांट। जर्म प्लाज्मा। यस, करेक्ट, वेरी गुड। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम आर द शीट जिसके ऊपर आप ड्राइड प्लांट लिखते हो ना, आपने हर्बेरियम शीट स्कूल में भी बनाई होगी। जीन गैलरी हम करेंगे अगले चैप्टर में। जीन गैलरी इज आप सबका जेनेटिक मटेरियल का डेटा रख लेते हो कंप्यूटर के अंदर, एंड जीनोम इज किसी का सारा जेनेटिक मटेरियल रख लो। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करा था ना, तो ह्यूमन का जितना भी जेनेटिक मटेरियल का डेटा था उसको स्टोर कर लिया, दैट इज जीनोम, है ना। सो दीज आर द टर्म्स। नाउ जे एंड रत्ना, बेटा हमने दो तरीके से किया था। हमने बॉललॉग के साथ करा था कि उन्होंने दो वैरायटी बनाई थी, एक बनाई थी वीट की और एक बनाई थी राइस की। वीट की हमने कैसे याद करी थी, कैसा कलर होता है, गोल्डन। गोल्डन, हिंदी में उसे कहते हैं सोना। तो क्या थे दो वीट प्लांट के नाम जो सेमी डॉर्फ थे, सोनालिका एंड कल्याण सोना। हाँ, एंड कल्याण सोना, शाबाश। ये सेमी डॉर्फ वेराइटी है, याद रखना, सेमी डॉर्फ, बहुत छोटी नहीं है बहुत बड़ी नहीं, बीच में। राइस का हमने याद किया था कि हम हिंदी बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं जिसमें जया बच्चन जी बैठी हुई है किसके साथ, अपनी सहेली रत्ना के साथ, और चावल खा रहे हैं, दोनों साथ में चावल खा रहे हैं, ऐसे याद किया था ना। तो जया एंड रत्ना इज अ वैरायटी ऑफ राइस। ये तो अगर आप किसी ट्रिक से याद रख लेते हो, स्टोरी से याद रख लेते हो, तो चीजें याद रह जाती है। और देखो क्वेश्चन आता है तो बिना आंसर देखे मुझे 32 का आंसर लिख के बताओ, ऑप्शन नहीं दूंगी, लिख के बताओ। 32, यू हैव 1 मिनट। ये वो भूमि, पता नहीं, देखना पड़ेगा भूमि, ये तो Wheat. बेटा लिखना था ना, बोला कि तुमने। हाँ, ये उस डब्बे से आया है। नेहा बॉक्स खोल के देख क्या लिखा है वहां पे, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, कौन से पेज नंबर पे है बॉक्स, पेज नंबर, नेहा तुमसे पूछ लूं पेज नंबर। अच्छा तुम्हारे पास वो नहीं एनसीईआरटी वो वाली है, उसमें होगा, ठीक है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट देन। पर हिमगिरी वैरायटी होती है हमारी वीट की, राइट। हमने ऐसा करा था ना कि हिमगिरी से पहाड़ याद किया था, पहाड़ पे हेमा चढ़ी है और वो गिर गई, हिमगिरी, राइट। और पहाड़ पे बिना रोटी खाए तो चढ़ोगे नहीं ना, तो ऐसे याद किया था हमने, वीट इज रोटी से याद किया था। चलो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 33। ट्राई क्वेश्चन नंबर 34। 34 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आपको इसका मतलब कर रहा है हाइब्रिड विगर, इसकी मेरे को डेफिनेशन चाहिए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आप ना अगले उसमें करोगे, क्या कहते हैं, बायोटेक में आएगा ये प्रोसेस। डेफिनेशन चाहिए मुझे हाइब्रिड विगर की, अगर आपको आती है, और 41 एंड 42। ट्राई 33, 34, 40, 41, 42। 40 की मुझे सिर्फ डेफिनेशन चाहिए हाइब्रिड विगर की, एंड यू हैव 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है क्योंकि स्टेटमेंट है। 4 मिनट्स देते हैं, स्टार्ट। ट्राई तुम कर सकते हो।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही थे एक। अब इसके बाद हम लास्ट वाली साइड पे चलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। मैंने लिख के रखे थे तुम्हें कौन से क्वेश्चन कराने हैं। ओके भूमिका, नाउ ट्राई दिस वन बेटा। थ्री मिनट्स लेफ्ट, करो करो, गिव इट अ ट्राई। 34 क्वेश्चन पे सोचना एक बार ठंडे दिमाग से, क्या हो सकता है आंसर। बेशक गलत दे रहा है लेकिन सोचना जरूर इस पे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। गुड सूर्यांश। चलो आ जाओ। देखो, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप, क्वेश्चन नंबर 33, स्क्रीन दिख रही है सबको। यस मैम। देखो, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई लेवल ऑफ मिनरल, विटामिन एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड। आप ऐसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हो जहाँ पे जब आप क्रॉप की ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग मतलब आप स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉप बना रहे हो ना अपनी मर्जी से, उसको कहूंगी मैं क्रॉप ब्रीडिंग। तो मैं एक स्पेशल क्रॉप बना रही हूँ जिसमें न्यूट्रिएंट का लेवल ज्यादा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। आंसर वुड बी बी। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता था जब हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा देते थे। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता था, सेल वॉल नहीं होती है सेल की, बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है, उसकी फ्यूजन करा देते थे दो सेल में। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वो थी। बायोमैग्निफिकेशन आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, अब इसे रहने दो क्योंकि लंबा प्रोसेस है, इसमें नहीं जाते। माइक्रोप्रोपेगेशन हमने टिश्यू कल्चर के साथ पढ़ा था कि एक प्लांट की मदद से बहुत सारे प्लांट बना रहे हो। तो ये टर्म्स की डेफिनेशन लिख लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछ सकते हैं ना, इन तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना और इसके नोट्स अपडेट कर लो। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, बायोफोर्टिफिकेशन एंड माइक्रोप्रोपेगेशन, इसको भी छोड़ दो, ये अगले इकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो इनके नोट्स अपडेट कर लेना और एक्स्ट्रा बुक से पढ़ना, इसे पढ़ना। नाउ नेक्स्ट वाज, हाँ, इन मेज हाइब्रिड विगर इज एक्सप्लॉइटेड फॉर। तो क्वेश्चन नहीं करा हमने, लेकिन हमें एक टर्म जाननी थी, हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर क्या होता है कि मान लो सबसे पहले ये प्रोसेस होता है किस पे, इधर कर देते हैं।
ये जो हाइब्रिड विगर होता है, हाइब्रिड मतलब दो लोगों के फ्यूजन से एक बेबी बना है, ठीक है, तो वो कुछ खतरनाक ही बन गया है, तो हाइब्रिड विगर। ओके, इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले ये प्रोसेस हो सकता है बैक्टीरिया के सेल में, ये बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं आप, ये फंगस के साथ कर सकते हो, प्लांट्स के साथ कर सकते हो, तो ह्यूमन के साथ तो नहीं है ऐसा। इस प्रोसेस में होता क्या, वैसे भी ह्यूमन के सेल्स के साथ हम ज्यादा छेड़छाड़ करते नहीं, एथिकली अलाउड नहीं है, ठीक है, नहीं तो सब अपने अपने दैत्य बना के बैठे होते। तो हाइब्रिड विगर में क्या होगा कि दो पेरेंट लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए प्लांट की, तो मैंने एक पेरेंट लिया मदर फादर और एक ले लिया मदर। मदर में भी लेट से हाई यील्डिंग थी, और फादर जो थे वो थे टॉल, प्लांट की वैरायटी है। मैंने इनका बच्चा बनाया है बहुत सारे, और मैंने उम्मीद किया कि जो भी बच्चे बन रहे हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर बनेगा जिसके पास मम्मी पापा दोनों के फीचर होंगे अच्छे, है ना। लेकिन मुझे एक ऐसा बच्चा भी मिल गया जिसके पास मदर और फादर के फीचर तो छोड़ो, उसके पास एक्स्ट्रा और फीचर है, ठीक है, वो टॉल भी है, हाई यील्डिंग भी है, ज्यादा स्ट्रांग भी है, और ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट है। तो ये फीचर तो मैंने ढूंढा ही नहीं था, लेकिन ये फीचर मुझे मिल गया। तो ये जो हाइब्रिड है ना, ये एडवांस है मदर और फादर से भी, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब है कि आपने जो भी हाइब्रिड बनाया है वो ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू पेरेंट्स। समझ आई? मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल इज अ वेराइटी ऑफ फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप। पहले तो नोट्स में ये लिखो, पहला नीट का क्वेश्चन, कि पहला ऐसा सीरियल क्रॉप जो हमने बनाया है दैट इज ट्रिटिकेल। बनता किससे है? आप क्रॉस करा दो वीट में, ट्रिटिकम वर्ड वीट से ही आता है, तो वीट को आप क्रॉस करा दो राई के साथ, जब राई और वीट का क्रॉस होता है तो आपको ट्रिटिकेल मिलता है। तो ये वहां पे लिख लो छोटा सा क्रॉस, अपने साथ वहां पे छोटा सा क्रॉस बना लो। बनाया? नन? बोल ले बेटा, बोल ले, तुम्हारी क्लास है। मैम। तो बोल ले, ये तो कैसे चलेगा? आगे आगे चलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन पे आते हैं। ट्राई क्वेश्चन नंबर 59, ट्राई 50, ट्राई क्वेश्चन 59 50, ये दोनों ट्राई करोगे। एक ही मिनट दूंगी, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। देखो, ट्रिटिकेल इज obtained by crossing wheat with राई। राई। Right. दो बार रेपिटेशन होगी ना क्वेश्चन की, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए कराया है, ठीक है। एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बींग। देखो, ह्यूमन बींग के लिए जब हमने सिंगल सेल प्रोटीन करा था कि एक सेल जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा, उसको हम खा लेते हैं, तो वो सेल का हमने कौन सा एग्जाम्पल करा था? क्या एग्जाम्पल? Spirulina. स्पाइरुलिना। विच वाज, क्या था बेटे? फंगस था, बैक्टीरिया क्या था? साइनोबैक्टीरिया, है ना। Cyanobacteria. लेकिन इसके अलावा एल्गी भी होती है, तो कौन सी एल्गी है जो खाने की तरह यूज होती है? दैट इज क्लोरेला, ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिलती है, टेबलेट फॉर्म में मिलती है। तो दिस इज ऑल्सो सिंगल सेल प्रोटीन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एससीटी के, तो जहां तुमने एग्जाम्पल लिखा है स्पाइरुलिना, उसके नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, दिस इज एन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एंड देयर इज वन मोर एल्गी,
सो एल्गी का नाम है क्लोरेला, इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो गुड, ये है ना टाइम हमारे पास। गुड, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर, ये इसकी जरूरत नहीं है, बहुत 1990 के बहुत पुराने क्वेश्चन है। सिक्सटी टू ट्राई कर लो। हाँ 63 करो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है हार्मोन, इसमें हार्मोन के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, सिर्फ टिश्यू कल्चर में पढ़ा था। अपडेट हो जाएगा। चलो 1 2 3 टेक 2 मिनट्स। 5 हाँ 25 पूछूंगी, करो करो करो। और तो क्वेश्चन आई डोंट थिंक बचे हैं, लेट मी चेक। 75 क्वेश्चन से इसमें ये तो आ ही गए। सिक्सटी थ्री पे तुक्का ही मारना तुमने, पढ़ा नहीं है तुमने इसके बारे में कहीं भी, आई एम प्रीटी श्योर। एंड आई थिंक 62 भी, अगर तुम माइक्रो प्रोपेगेशन तुमने एक्स्ट्रा पढ़ा था, कल मैंने बोला था, अगर पढ़ा था तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। वन मिनट लेफ्ट। आइए देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं पिछली क्लास में ये वर्ड ढूंढती रही, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला। स्क्रीन दिख रही है? Here, ma'am. एक होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लास्ट, दोनों में फर्क है, क्या पता है? Yes, ma'am. बता बेटा। मैम प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस होता है। नहीं, वो तीसरा वर्ड था, वो मैंने लिखा नहीं था। साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है, एक सेल है जिसके पास अपनी सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और उसके अंदर जितना भी लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक्सेप्ट जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर था। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है कि एक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, उसकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर का लिक्विड प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड है, ये सबको, सारा लिक्विड जो इकट्ठा होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब है? देयर इज अ सेल जिसकी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पर उसमें कोई सेल वॉल नहीं है, तो इन सब में मैं सेल वॉल बना देती हूँ, लेट्स से प्लांट सेल ही है, सेल वॉल, इन सब में सेल वॉल है, ठीक है। जिसमें सेल वॉल नहीं होती ना, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस सेल को हम प्रोटोप्लास्ट बुलाते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट इज द नेम ऑफ अ सेल। वेल, प्रोटोप्लाज्म इज ए लिक्विड, सेमी फ्लूइड होता है ये, थोड़ा जेल जैसा। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। तो सेल का नाम है प्रोटोप्लास्ट, समझ आई बात? Yes, ma'am. अब देखो, तो क्वेश्चन देख लो अब, प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विद, कैसे, क्या आंसर होगा? Without cell wall. Without cell wall. हाँ, आंसर वुड बी बी, विदाउट सेल वॉल। क्लियर? शाबाश। नाउ अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज व्हाट? प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन हमने कहाँ करी थी? कौन, क्या बनाया था हमने इससे?
पोमैटो, याद है तुमको टेक्निक? Yeah, ma'am. पोमैटो बनाया था हमने इससे प्रोटोप्लास्ट के केस में, ठीक है। तो ये जो है ना माइक्रो प्रोपेगेशन, देखो टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन में फर्क क्या है। टिश्यू कल्चर में एक प्लांट है, आप उसका एक टिश्यू निकाल रहे हो, उसको सॉल्यूशन में डाल के उससे प्लांट के पार्ट्स निकाल रहे हो। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या है, पूरा प्लांट लेते हो और उसकी मदद से और सारे प्लांट्स के प्लांटलेट्स बनाते हो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक बड़ी टर्म है, ठीक है। जो टिश्यू कल्चर है वो एक छोटा सा स्टेप है, वो छोटा है उसके कंपैरिजन में। टिश्यू कल्चर से आप एक टिश्यू से एक प्लांट बना पा रहे हो, माइक्रो प्रोपेगेशन से आप बहुत सारे प्लांट जनरेट कर पाते हो। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक बड़ा प्रोसेस है और वो एम्ब्रियोजेनेसिस की तरह चलता है, जैसे सीड अपनी सारी स्टेजेस शो करता है, वैसे ही माइक्रो प्रोपेगेशन में आपको सारी स्टेजेस दिखती है। तो टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आप इसमें गेमेटिक सेल नहीं लेते हो, बॉडी का कोई और सेल लेते हो, तो दिस इज अ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आंसर वुड बी डी। ये टर्म्स मुश्किल है, इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि ये जो टर्म्स है ना, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये तो तुम कर लोगे, एम्ब्रियो रेस्क्यू ये भी कर लोगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कंफ्यूजिंग है। तो इसका नोट बना लो, इसका नोट बनाओगे तो तुमको इजी हो जाएगा बाद में, समझ आए? Yes, ma'am. ठीक है, आंसर जानना नहीं, तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें सारे ऑप्शन आने चाहिए। राइट नाउ 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट सेल है, उसकी मेरे को और फ्यूजन करानी है, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज्यादा वो करना है। अगर तुम्हें पोमैटो याद है तो तुमको किसका कॉम्बिनेशन था पोमैटो? Tomato and potato. इनके दोनों के सेल फ्यूज कराने थे ना, मुझे फ्यूजन करानी थी। तो फ्यूजन कराने के लिए ना मुझे एक हार्मोन चाहिए होता है जिसकी हमने बात नहीं करी थी, और वो थे बेसिकली केमिकल है, दैट इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट। ये दो केमिकल है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो हम करा रहे हैं ना, नेचर थोड़ी करा रही है। तो IAA ये सारे के सारे तो नेचुरल हार्मोन है, ये नेचर नहीं करा रही, ये तो करा ही नहीं रही है पोटैटो टोमेटो का मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड इसका आंसर नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं होती। जो लिखा है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट, दो केमिकल की जरूरत है। तो जहाँ पोमैटो लिखा है ना, वहां पे लिख लो कि वहां पे इन दो केमिकल्स की जरूरत आपको पड़ जाएगी। कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से, लेकिन ये मेंशन करा है तो इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. चलो टाइम है ना अभी 5 मिनट है। ठीक है, और कोई टॉपिक बच तो नहीं है? एक बार ये देखना 69 एंड 68 67 रिलेटेड है एक दूसरे से। 11 12 13 I'll give you 13 पे पूछूंगी, 2 मिनट में हो जाएगा। सिक्सटी एट याद करना, हमने वर्ड कहीं पढ़ा था। टू मिनट्स लेफ्ट, ट्राई करके देखो, दो का आंसर तो ऑलमोस्ट सेम है। वन मिनट है। तुक्का भी मारोगे तो वैसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत पुराना है बट क्योंकि हमने बार बार जिक्र किया था तो एक बार तो चेक करना था तुम्हें याद है या नहीं।
बस सूर्यांश, नेहा, तान्या, भुवनेश्वरी को ही याद है, हैं? देखो बेटे, विच पार्ट वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन। अगर प्लांट को वायरस लग गया है, मैं कौन सा प्लांट का पार्ट लूं जो वायरस फ्री हो? मेरिस्टेमेटिक रीजन होंगी ना, दैट वुड बी मेरिस्टेम। आंसर वुड बी सी। ठीक है, और कुछ नहीं लेना आपको, बाकी सारी जगह वायरस लग जाएगा। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन। सोमा क्लोन का मतलब होता है कि जो पेरेंट बॉडी थी, जैसे पेरेंट प्लांट था, उससे निकाल के मैंने नया प्लांट बना लिया टिश्यू कल्चर में। तो पेरेंट प्लांट नए वाले प्लांट के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सोमा क्लोन्स। तो ये कौन सी टेक्निक में आपने देखा था? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। यस, आंसर वुड बी डी। मैंने वहां लिखवाया भी था डायग्राम में। 69, इन ऑर्डर टू ओपन वायरस फ्री प्लांट आपको किसके पास जाना है? मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है जी, तो ये पूछ सकते हैं रैंडमली। चलो, एनी डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है बेटा, सो हम कल करेंगे आपका जो भी संडे टेस्ट का रहता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं।